हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पीवाईक्यूज के थ्रू। और यहाँ भले यही 10 लिखा हो पर एक क्लास है आपकी 11 में। 10 क्लासेस हम कर चुके हैं, जो मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है। और अब यहाँ से क्या होगा कि जो मैंने अब तक आपको बता दिया, जितनी कहानियां मैंने अब तक सुनाई है, उनको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहेंगे। सब कहानियां ही हैं, किससे हैं। पहला सवाल कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित कर दिया है। मतलब ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति की जगह नया वर्ड आया, सशस्त्र विद्रोह। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1978 में। और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह आ गया। 352 एक अनुच्छेद है जहां युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाने की बात की गई है। आपातकाल लगाने की बात की गई। अब ये आपातकाल के बारे में बात चली है तो थोड़ा सा और जान। इन दोनों आधारों पे लगे, ये जो है युद्ध और बाह्य आक्रमण, तब तो क्या होगा, 358 के तहत अनुच्छेद 19 आपका स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगता है तो नहीं होगा। 359 359 ये बात करता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे कि किसी घोषणा के माध्यम से, किसी घोषणा क्या, एक घोषणा के माध्यम से अन्य मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन रोक सकते हैं। ठीक है। बेसिकली डायरेक्ट ये बात नहीं कही गई है कि वो मौलिक अधिकारों को मतलब निलंबित कर सकते हैं, उनका प्रवर्तन रोक सकते हैं। उनके लिए आप फिर कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है। 32 को एक तरह से रोक दिया जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन रोकना और मौलिक अधिकारों को रोकना थोड़ा सा एक अंतर है बस। लेकिन अगर फिर भी अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस मतलब किस अनुच्छेद के तहत घोषणा के माध्यम से अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को रोक सकते हैं या उनको निलंबित कर सकते हैं, तो वो 359 के तहत है। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात, और 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आपातकाल के बारे में बात हो ही रही है तो आपातकाल आपके भाग 18 में है, संविधान के भाग 18। ठीक है। और इसमें 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद हैं। 44वां संविधान था, 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, जिसके माध्यम से इस शब्द को, आंतरिक अशांति को, रिप्लेस किया गया सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। 42वां संविधान संशोधन एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। जैसे मौलिक मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा जाना। भाग 4A के तहत भाग 4A जोड़ा गया, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? 10। 11वां 86 में संविधान संशोधन से आया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या हुआ था इससे? इससे और ये चीज हुई कि प्रस्तावना में पहली बार, आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है और ये 42वें संविधान संशोधन से किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये सब जुड़ी हुई बातें थी। ठीक है, तो मैंने बता दी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है दूसरा, जो कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के तहत अपराध मतलब कितनी सजा के साथ दंडनीय। तो पहले ये तो पता हो क्या अपराध, कौन सा अपराध। 65 के तहत अपराध आता है आपका टेम्परिंग विद
कंप्यूटर सोर्स कोड। ठीक है, जैसे बहुत सारी ईंटों को मिलाकर एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही ये मान लो कि सोर्स कोड है जिससे कोई सॉफ्टवेयर बनता है। अब इससे ज्यादा सरल नहीं बता सकता। अब इस सॉफ्टवेयर में आप इस सोर्स कोड में सॉरी कोई भी ऐसा चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो पेड है, आपने क्या किया, उसके सोर्स कोड में छेड़छाड़ की और उसको क्रैक वर्जन एक बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, 3 साल तक की इसमें कैद, जुर्माना 2 लाख रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के तहत अपराध है। अगला सवाल तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसरण में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? अनुच्छेद 21A क्या है, पहले तो ये जानो। ये है शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार का मतलब ये है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का ये मतलब एक तरह से उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। और ये कब आया था, ये जोड़ा गया था, ये शुरू में नहीं था। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो ये आया 21A। ठीक है, इसके अलावा फिर इसी के बाद इसी चीज को लागू करने के लिए संसद के द्वारा एक अधिनियम आता है जिसको आप RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये लागू कब से होता है, अप्रैल 2010। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से ही एक और मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, वो भी शिक्षा से जुड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा पता कर। तो ये है कि पेरेंट्स की ड्यूटी के बारे में। ठीक है, 51A के ये जोड़ा गया था, तो ये बात करता है पेरेंट्स की ड्यूटी के बारे में कि वो बच्चों को शिक्षा के अवसर सुनिश्चित कराएं। आगे बढ़ते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका एक अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन का मतलब अधिनियम है, तो इसी से जुड़े काम करता हो। तो इसके तहत एक SDMA की बात है, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन किया जाता है इसकी धारा 14 के तहत। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अलावा 8 इसमें और सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर हो गए 9 सदस्य टोटल। ठीक है, इतनी काफी है जानकारी। अच्छा हाँ, एक और चीज जान लो, एक ऐसी सी करके चीज होती है जिसको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं। ये बेसिकली SDMA की हेल्प के लिए होती है। इससे भी जुड़ी धारा है एक, धारा 20। इसको लीड करते हैं आपके मुख्य सचिव राज्य के, ऐसा लिख देता हूँ, राज्य के मुख्य सचिव इसको लीड करते हैं। ठीक है, इस तरह जब SDMA है तो फिर एक NDMA भी होता है, NDMA, और ये दे रखा है आपका धारा 3 में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वैसे ही एक DDMA भी होता है, ये कहाँ दे रखा है, धारा 25 में। अच्छा, जैसे SEC होता है ऐसे ही एक NEC भी होता है। ठीक है, NEC दे रखा है आपका SEC 20 में, और NEC आपका 8 में, धारा 8 में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है, NDRF से रिलेटेड एक धारा है, धारा 46। तो ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत कई विस्थापनों के मामले में अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो LARR एक्ट 2013 है, इसमें कई विस्थापनों के मामलों में
ठीक है, अतिरिक्त मुआवजे का जो भुगतान का प्रावधान है वो किस धारा में है। तो ये जैसे एक सेकंड, मान लो कि यहाँ कोई एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, इसको विस्थापित करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक सड़क बनने का काम आया। तो ये हो गया पहला विस्थापन। अब दूसरी जगह ये भाई साहब रह रहे थे, यहाँ पे भी सड़क आ गई, तो ये हो गया दूसरा विस्थापन। तो बेसिकली ये इसी एक ही अधिकार के बारे में, इस अतिरिक्त भुगतान के बारे में, मुआवजे के अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के बारे में बात करता है। तो ये धारा 29 में दे रखा है, ठीक है, कि जो एक व्यक्ति है जिसको एक बार से ज्यादा अधिक विस्थापन करना पड़ा है ना, कई विस्थापन के मामले में, ठीक है, एक से अधिक विस्थापन अगर होते हैं, मतलब पहले यहाँ था बेचारा, तो यहाँ से उठा के यहाँ आया, यहाँ पे भी सड़क आ गई, तो फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इसको क्या होगा कि फिर एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाता है। आई थिंक 75% प्लस होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये धारा 39 में ऐसा प्रावधान है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि भूमि और भूधारण पट्टेदारी अधिकार या इस पर अधिकार भारतीय संविधान की किस, अच्छा ये क्वेश्चन ये है कि ये जो भूमि और भूधारण पट्टेदारी अधिकार है, ये भारतीय संविधान की किस सूची के और किस प्रविष्टि में आते हैं। तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि 7वीं अनुसूची जो है उसमें क्या है, बहुत सारे विषय, और उस विषय शायद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। उसमें केंद्र सूची है एक, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। केंद्र सूची के जो विषय हैं उन पे केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन केंद्र अगर बना देता है तो केंद्र का चलेगा, राज्य की नहीं चलेगी। राज्य को अगर अपनी चलवानी है तो फिर प्रेसिडेंट से पूरा एक अनुमति वगैरह लेनी पड़ती है, वो एक अलग प्रोसीजर। राज्य की सूची जो है, यानी कि सूची 2, इसमें प्रविष्टि 18 है, ठीक है, मद 18 में, इसमें प्रविष्टि 18 में ही लैंड से जुड़े हुए मामले हैं। तो लैंड एक राज्य, जहां पे भी लैंड आपको दिखे, ज्यादातर मामले राज्य से जुड़े हुए हैं। अब वो लैंड हो, लैंड टेन्योर हो, ठीक है, वो सब चीजें इसी में आती हैं 18 में। तो ये आपका भूमि से जुड़ा मामला था। अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 65 के तहत कौन सा प्रावधान किया गया है। तो ये समझने से पहले पहले ये समझो कि धारा 9, इसके तहत क्या प्रावधान है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये डेट भी, मतलब थोड़ा सा सन भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ये डेट, सॉरी सन भी पूछ लेता है, ईयर भी पूछ लेता है कि किस ईयर का है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। इसकी एक धारा है, धारा 9 क्या कहती है, धारा 9 कहती है कि वन्य जीव शिकार प्रतिबंधित। मतलब ये कि वन्य जीव जो हैं उनका शिकार प्रतिबंधित है, ठीक है। धारा 11 में फिर कुछ आदमखोर जो जीवन के शिकार के बारे में थोड़ा सा परमिशन है, तो वो सब छोड़ो, फिलहाल ये समझो कि 19 में वन्यजीव शिकार प्रतिबंध है। अब धारा 65 इसी प्रतिबंध को के बारे में बात करती है, और ये कहती है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनुसूचित जनजातियों के शिकार के अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब बेसिकली ये अंडमान निकोबार, यहाँ पे क्या है, जो जनजातियां रहती हैं, जनजाति, उनके शिकार अधिकारों की रक्षा करता है, और सादा सरल शब्दों में उनको शिकार अलाउ करता है, क्योंकि उनका जो रहन सहन है पूरा प्रकृति पे निर्भर है, वो प्राकृतिक तरीके से जीते हैं, तो उनको एक तरह से शिकार अलाउ करता है। तो इसलिए आपको धारा 9 समझना थोड़ा जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये सिर्फ इसी इलाके में, और जो जनजातियां हैं उन्हीं के लिए अलावा, ऐसा नहीं है कि कहीं भी, ठीक है। 8वां सवाल कहता है कि भारत में न्यायिक सक्रियता के नए दर्शन के स्वीकृत चैंपियन है। तो न्यायिक सक्रियता के स्वीकृत चैंपियन जानने से पहले न्यायिक सक्रियता क्या होती है जान। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है, देखो जैसे पारंपरिक काम होता है कोर्ट का, लोकस स्टैंड है, एक चीज होती है, इसको जानो। मान लो जैसे कि कोई पर्सन ए है, इसके साथ कुछ गलत हुआ अब ये मत कहना हर चीज ए के साथ ही क्यों हो रही है, चलो बी के साथ कर लेते हैं। तो मान लो कि जैसे बी है, तो बी के साथ कुछ गलत होता है, तो बी ही कोर्ट जाएगा, उसकी जगह सी नहीं जा सकता उसका पड़ोसी।
अब इस नियम को जब ढीला किया गया, मतलब लचीलापन लाया गया, तो पीआईएल का कॉन्सेप्ट आता है। ये 1970 के दशक की बात है। 1979 में पहला केस था हुस्नैरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट, पीआईएल का जो पहला केस है। ठीक है। तो ये पारंपरिक काम को छोड़ के जब पारंपरिक कार्य का विस्तार किया जाता है और कोर्ट अपने दायरे से, इस पारंपरिक दायरे से बाहर जाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे? सुओ मोटो, यानी कि स्वतः संज्ञान लेता है किसी मामले में, या फिर पीआईएल के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं आप न्यायिक स्वीकृत। तो न्यायमूर्ति वी आर कृष्णैयर और न्यायमूर्ति पी एन भगवती को इस दर्शन का आप स्वीकृत चैंपियन मान सकते हैं। ठीक है। पीआईएल का भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि पीआईएल के जनक कौन है, तो वी आर कृष्णैयर और पी एन भगवती यही है। अगला सवाल है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन लोक सेवक नहीं है? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये एक कानून है, इसकी एक धारा है 2C। प्रिवेंशन लिख ही देता हूँ, ऑफ करप्शन, ये एक्ट है आपका 1988 का। ठीक है। इसकी धारा 2C है, जो लोक सेवकों को परिभाषित करती है। तो बेसिकली सादा सरल शब्दों में, जिसको भी सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा हो और जो पब्लिक अथॉरिटी पे हो, ठीक है, जिसके पास मतलब जो एक सार्वजनिक दायित्व का पद ग्रहण करता हो, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसमें सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये व्यवसायिक अनुबंध है। ठीक है, इसलिए ये नहीं आता है। तो इतना काफी। 10वां सवाल, यदि मध्यवर्ती चुनाव न हो तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होने चाहिए? तो देखो, एक आर्टिकल है आपका 83 और एक आर्टिकल है 172। आर्टिकल 83 बात करता है लोकसभा की, जैसे प्रथम बैठक जो होगी उससे लेकर 5 वर्ष तक की अवधि तक लोकसभा रहेगी। सेम काम इसके लिए भी है, प्रथम बैठक से विधानसभा के लिए लेकर। ठीक है, विधानसभा के लिए 172 में। अब अगर ये दोनों में, मतलब इन दोनों की अलग अलग बातें हैं, तो वहां पे क्या हो कि मंत्र परिषद, ठीक है, अपना बहुमत खो देता है, बहुमत खत्म इनका, तो क्या होगा? चुनाव कराए जाते हैं। बहुमत खत्म तो चुनाव होंगे ना, तो उन्हीं को आप मध्यवर्ती चुनाव बोलते हैं, मध्यवर्ती चुनाव। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मध्यवर्ती चुनाव ना हो तो प्रत्येक लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होंगे? और सादा सरल में ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? एकात्मक विशेषता क्या होती है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये एकीकृत न्यायपालिका अ, भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता है भारतीय संविधान की। मतलब भारतीय संविधान तो अर्ध संघात्मक है, पर ये जो विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका वाली, ये एकात्मक विशेषता है। अगला सवाल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? तो सीएजी सुनते ही सबसे पहले आर्टिकल याद आना चाहिए 148। इसी की 148(3) में ही दे रखा है कि जो सीएजी है उनके लिए जो सेवा शर्तें हैं या वेतन संबंधी मामले, उसके लिए संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी, संसद निर्धारित करेगी ये सब चीज। तो संसद ने बना दिया फिर एक डीपीए, कर्तव्य और सेवा शर्तें करके, एक 1971 का कानून है। ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली इनके बारे में सब दे रखा है। और इनका जो वेतन होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अच्छा, वेतन ही नहीं बल्कि इनको हटाना भी, जैसे अगर इनको हटाना हो ना, तो वो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह इनको भी हटाया जाएगा। और जो वेतन है, वेतन के बारे में एक और चीज है, ये मैं बता भी चुका हूँ कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है वेतन।
ठीक है। और किस किस के वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं, ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया गया था कि क्या कोई संस्था सरकार का एक साधन या एजेंसी है, और इसके लिए क्या इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक राज्य माना जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य के बारे में बात करता है, उसी में एक शब्द है अन्य प्राधिकारी, प्राधिकरण, सॉरी, अन्य प्राधिकरण। तो वो सब चीजें जो राज्य हो सकती हैं। तो इसके लिए तो फिर राज्य क्या क्या होंगे? अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये केस है। तो इसमें कोर्ट ने क्या करा, ये 1981 का एक केस है। कोर्ट ने 6 सूत्रीय परीक्षण दिया। साधारण सरल शब्दों में कि ये 6 शर्तें हैं जिन पर अगर कोई चीज है तो उसको राज्य माना जाएगा। 6 सूत्रीय परीक्षण करो और उसको राज्य माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त ना भी हो तब भी पुट्टास्वामी केस याद रखना, 2017, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो मौलिक सॉरी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था 21 के तहत, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के तहत ही राइट टू प्राइवेसी भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया? तो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने वर्णित किया है ये। और इनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, उसमें ऐसा कहा है। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था किसको? आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। संविधान 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन 1992 में एक नया भाग 9 जोड़ा गया है, जिसमें निम्न शामिल है। क्या शामिल है, मतलब कितने अनुच्छेद शामिल है? इस तरह का सवाल आए तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि स्किप करना, और इस तरह के सवालों के पीछे किस संविधान संशोधन से कितने अनुच्छेद ऐड हुए ये रटने मत लगना। वैसे 16 अनुच्छेद। ठीक है, बता देता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन, इससे क्या हुआ कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, और क्या हुआ, 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय हैं। तो ये सब चीजें, बाकी अगर जैसे जानना भी चाहो तो 243 से लेकर 243 ओ तक ये अनुच्छेद है। ठीक है, 16 अनुच्छेद थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अध्यादेश क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। 123 के तहत ये अध्यादेश की शक्ति है भारतीय राष्ट्रपति के पास। 110, 110 धन विधेयक से संबंधित है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताने में दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। 18वां सवाल। भारतीय निर्यात संगठन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखो, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो किसी सब्जेक्ट में नहीं गिरते, तो फिर मैंने सोचा इसको ऐड कर देता। तो ये बेसिकली फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIU, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये बेसिकली जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं उनका एक तरह से संगठन टाइप। आगे बढ़ता है। 19वां सवाल कहता है कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था भैया छत्तीसगढ़ में, 2020 में, पहली ई लोक अदालत। और पहली लोक अदालत सिर्फ पूछा जाए, लोक अदालत, तो ये है आपकी 1982 गुजरात। और पहली डिजिटल लोक अदालत, डिजिटल लोक अदालत, राजस्थान। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, लोक अदालत क्या होता है? तो यहाँ पे जो फैसला होता है वो दोनों पक्षों की सहमति से होता है, और यही वजह है
कि इसका जो फैसला है वो सिविल कोर्ट की डिक्री के इक्वल होता है। मतलब इसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, पावरफुल है मामला। क्योंकि क्योंकि ये पारस्पर सहमति के आधार पे है, तो फिर उसमें चैलेंज करने का मतलब बचता नहीं है। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत में कितनी कैबिनेट समितियां कार्यरत हैं? तो ये 6 समितियां कार्यरत हैं। नहीं, 6 नहीं, 8। 8 समितियां कार्यरत। ठीक है। तो संसदीय समितियां क्या होती हैं? संसदीय समितियां होती हैं जैसे, एक मान लो कि ये संसद है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो कोई बिल आता है, कोई कुछ आता है, तो उसमें फिर सब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये काम करना बहुत लेंथी हो जाता है, तो इन्हीं में से एक-एक उठा के एक तरह से छोटा-सा एक मिनी संसद टाइप बना दी जाती है। उसी को संसदीय समिति कहते हैं। तो ऐसे ही एक कैबिनेट है, कैबिनेट समितियाँ होती हैं, तो कैबिनेट का जो एक तरह से लघु कैबिनेट मान लो इसको, कैबिनेट। तो कैबिनेट समितियाँ क्या होती हैं? लघु कैबिनेट की तरह काम करती हैं। तो इनके पास कैबिनेट की सारी पावर होती है, फटाफट काम करने के लिए, मतलब काम को जल्दी निपटाने के लिए, और कैबिनेट पर जो बोझ है उसको कम करने के लिए होती हैं। तो वर्तमान में 8 हैं, ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये थी आपकी क्लास। बाकी अगर कोई सवाल है इस क्लास से जुड़ा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।